हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल समझने जा रहे हैं और यह सवाल फलन की सांतत्यता से संबंधित है। अर्थात हमारा जो फर्स्ट चैप्टर जो कंटिन्यू चल रहा था जिसमें फलन के सांतत्य से संबंधित हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे सवाल सॉल्व किए हुए हैं, तो उसी कड़ी में ये एक सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में हमने अकेले इस सवाल को लिया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी है। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो फलन आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस, और ये क्या है जो ऐसे बड़े कोष्टक के अंदर लिखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। और नीचे में हमने लिखा हुआ है एक्स का पूर्णांक भाग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6.4, ठीक है, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर अपन इसमें कैलकुलेट करें कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसमें आपको ये देखना है कि देखो 6.4 है ना, तो ये 0.4 को छोड़ो, इसमें पूर्णांक यानी कि पूर्णांक कितना है? 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऐसा मतलब हमको अगर कुछ दशमलव वाली चीज है तो उसको हटा देना है, जो उसमें पूर्ण हिस्सा दिख रहा है उसको अपने को लिखना है। जैसे अब मान लो ये हो गया, मान लो 8.99, इस टाइप से हो गया। अब आप बोलोगे सर ये 8.99 मतलब लगभग 9 है सर, आप इसको 9 लिख दो। नहीं, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, हमको कम लिखना है। अब आप बोलोगे सर कम में, तो फिर 7, 8, 5 कुछ भी लिख दो आप। नहीं, हमको यहाँ जो संख्या लिखी है उससे कम लिखना है, लेकिन नजदीकतम, जो इससे नजदीकी सबसे जो मतलब इसके जो सबसे करीब हो, तो सबसे करीब जो पूर्णांक हिस्सा है वो इसका 8 है। यानी बड़े से बड़ा पूर्णांक हिस्सा, लेकिन जो अंदर लिखी संख्या से क्या हो, या तो उससे बराबर हो या तो छोटा हो। तो बराबर वाला कब बोलेंगे? जब खुद पूर्णांक होगा। जैसे मान लो ये 8 लिखा रहता, तो अब इसमें दशमलव वाली कुछ चीज है ही नहीं, तो दशमलव वाली कुछ चीज है ही नहीं, तो ये खुद का खुद 8 लिखाएगा। लेकिन अगर कुछ दशमलव वाला चीज हो तो वो हट जाएगा। अब 8.99 है तो भले 9 के करीब है, लेकिन 9 नहीं है, तो अपने को आगे नहीं पढ़ना है, अपने को उससे पीछे वाला जो सबसे नजदीकतम हो वो पूर्णांक लिखना है। तो 8.99 के करीब, उससे कम लेकिन उससे करीब, सबसे करीब करीबी कौन पूर्णांक है? 8, तो वो लिखना है अपने को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। जैसे मैं ये लिखूं 4.1, तो आप समझ जाएंगे कि क्या आएगा, इसका 4 आएगा। ठीक है, तो काफी इजी है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, x तो चर है, वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किस तरीके से निर्धारित करेंगे? देखो, अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को दर्शाना है कि यह फलन एफ एक्स जो है, यह x के संपूर्ण पूर्णांक मानों के लिए असंतत है। अर्थात पूर्णांक मान में ये फलन जाकर के टूट जाता है, उसका जो ग्राफ है। ठीक है, तो पूर्णांक मानों के लिए ये असंतत है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए कोई पूर्णांक मान ले लेते हैं, तो कोई भी पूर्णांक मान ले लेते हैं। तो मान लो x इज इक्वल्स टू n ले लिया। अब n की वैल्यू कोई भी पूर्णांक 1, 2, 3, 4 कोई भी पूर्णांक हो सकती है। तो x की वैल्यू हमने n ले लिया, और x इक्वल n पर अब हम फलन के सांतत्य की जांच करेंगे। अब फलन की सांतत्य की जांच करेंगे x इक्वल n पर, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हम x इक्वल n के इर्द गिर्द, क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड सांतत्य की जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। अर्थात आप खुद सोचो, जैसे ये पॉइंट है x इक्वल n, ठीक है, ये पॉइंट है x इक्वल n, तो आपको इसके राइट साइड भी देखना है, लेफ्ट साइड भी देखना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए दोनों तरफ देखना पड़ता है। ठीक है, तो जो लेफ्ट तरफ वाले पॉइंट्स होंगे वो n से छोटे होंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमने n कहा है, तो इधर वाले पॉइंट्स n से छोटे होंगे और इधर वाले पॉइंट्स क्या होंगे? n से बड़े होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, n को मैंने एक पूर्णांक लिया है, तो इसके बगल वाला पूर्णांक कौन होगा? n-1, और इसके इधर बगल वाला पूर्णांक कौन होगा? n+1। तो मैं अब ये देखना चाहता हूँ कि n से कम यानी n से पहले वाले और इस बीच यानी n-1 से n तक की रेंज में x इस फलन का मान क्या होगा, अपन देखते हैं। चलो बहुत इजी, आपको समझ में आएगा, आप चिंता ना करो। देखो, अब x इक्वल n और ये n-1, इसके बीच में कहीं पर भी, ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी n से छोटा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है,
कोई भी अगर पॉइंट में ले लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कुछ नाम दे दिया, चलो ये ऐसे हो गया है ना। अब इस पॉइंट के लिए अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं तो आप मुझे बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा? अब आप खुद बता दीजिए। जब मैंने आपको 8.4 के लिए निकाल के दिया तो आपने बताया सर दशमलव हटाओ, जो पूर्णांक वैल्यू उसको लिखो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो वो भी कौन होगा? n-1 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है, यानी कि ये कौन है पता है? ये पॉइंट, ये n-1 दशमलव कुछ कुछ है, जैसे n-1 मान लो एक बात की बात 11, एक बात की बात, तो ये, और ये अगला वाला कौन हो जाएगा फिर 12, ये अगला कौन हो जाएगा फिर 13, तो ये पॉइंट कौन होगा? ये 11 तक, क्योंकि देखो ना 11 और 12 के बीच का है, तो ये 11 दशमलव कुछ 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 होगा, कुछ भी हो सकता है, 11.123 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अगर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो क्या आएगा? 11 आ जाएगा। अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो वो 11 आ जाएगा। इसलिए अगर ऐसी स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो जैसे 11 पॉइंट कुछ कुछ का 11 आ जा रहा है, वैसे ही n-1 पॉइंट कुछ कुछ का क्या आ जाएगा? n-1 आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं? बहुत सरल बात मैं आपको बतला रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए हम अपने फलन को 3 भागों में देखेंगे, इसके इधर और इसके इधर, उसकी वैल्यू किस किस तरीके से परिवर्तित होती है। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ कि यदि x n से छोटा किंतु n-1 से बड़ा है तो उस समय क्या होगा? उस समय फलन की वैल्यू किस तरीके से दी जाएगी? तो इस x पे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मैंने x इनके बीच ले लिया तो x इनके बीच है n और n-1 के बीच है, तो ये x तो बेचारा x रहेगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना भाई, कुछ कोई भरोसा नहीं। हाँ इतना है इनके बीच है तो ये x हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू तो आपको पर्टिकुलर लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे? क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, और मैं आपको बोल दिया हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब पूर्णांक मान। तो अगर इसके बीच में कोई भी आप वैल्यू लेकर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी डेफिनेशन के अनुसार हमने क्या बताया था? उससे नजदीकी, उससे छोटा लेकिन उससे करीबी, है ना भाई, वो पूर्णांक आएगा। तो इससे जस्ट छोटा जो करीबी पूर्णांक कौन है? वो n-1 है। तो इसके जगह पे क्या आएगा फिर? आपका n-1 आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हम x किसके किसके बीच लिए? n से छोटा लिए है ना सर, तो n से छोटा, तो n से ठीक छोटा जो पूर्णांक है वो n-1 है, और अगर x इनके बीच है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वो आएगा। आप समझ गए होंगे। जैसे 7.3 में लगाऊंगा तो पूर्णांक मान के आप 6 लिखोगे, 5 लिखोगे कि 7 लिखोगे? तो जो सबसे नजदीकी हो, बड़े से बड़ा, लेकिन यहाँ लिखी संख्या से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखी संख्या से बड़ा ना हो, तो यहाँ लिखी संख्या से अपने को बड़ा नहीं लेना है और बड़े से बड़ा लेना है, यानी समझ लोगे कि इससे नजदीकी छोटा लेना है। ठीक है, अगर वो खुद पूर्णांक होता तो हम 7 का 7 लिख देते, लेकिन अगर वो खुद पूर्णांक नहीं है, ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा लेकिन उससे इससे छोटा, तो कौन होगा वो? तो कौन होगा वो? 7 होगा। तो वैसे यहाँ पर जो भी कोई नंबर होगा उससे नजदीकी छोटा पूर्णांक कौन है? तो वो n-1 है, तो इसके जगह हम n-1 लिखेंगे। आप समझ गए? चलो, अब मैंने ये पहले वाले केस की बात कर ली कि अगर x n-1 और n के बीच होगा तो फलन की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये केस फर्स्ट। केस सेकंड देखो, यदि x n हो गया तो क्या होगा? x इक्वल n हो गया तो अगर x पूरा का पूरा n हो जाए, ऐसी स्थिति में आपका जो फलन है, अब x की जगह n मान रहा हूं मैं, तो x की जगह मैं n रख देता हूँ। ये देखो, ये वाले x की जगह n रख दिया और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n। तो भैया हमको आपको बताए हैं कि अगर कोई भी पूर्णांक है जैसे 7 या 8, तो उसकी वैल्यू खुद वही होती है। अब n पूर्णांक है तो पूर्णांक में तो वो खुद का खुद मान देगा, दशमलव वाली चीज तो वैसे भी इसमें है नहीं, तो n-n 0 हो जाएगा। समझ में ना? जैसे कोई भी पूर्णांक रहता है तो पूर्णांक के लिए वो खुद आता है, इतना ही आता है। तो दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम अलग अलग 3 केसेस के लिए फलन का मान देख रहे हैं, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरा केस क्या हो जाएगा बताओ? तीसरा केस क्या हो जाएगा? जब x जो है वो n से बड़ा हो, n से बड़ा हो, यानी इस पॉइंट के इस तरफ हो किंतु n+1 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा n से बड़ा किंतु n+1 से छोटा, ऐसी स्थिति में फलन का मान किस तरीके से दिया जाएगा? अब n से बड़ा बोल दिया हूं मैं, n ये वाला, ये जो पॉइंट है वो n है, n से बड़ा मतलब इधर,
लेकिन n+1 से छोटा मतलब इसके बीच में x कहीं भी हो सकता है, इसलिए इस x को तो मैं x लिखूंगा, लेकिन इसके जगह क्या लिखूंगा, तो ये फिर वही वाली कहानी हो जाएगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब वहां लिखी संख्या से नजदीकी जो पूर्णांक है उससे छोटा लेना है। लेकिन तो अगर x इनके बीच में मंडराएगा इसका मतलब वो कौन होगा बताओ, देखो यहाँ पे इनके बीच अगर x होगा तो इसका मतलब ये है कि वो n से, ये वाले पॉइंट से बड़ा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट n है ना, ये n है ये वाला पॉइंट, तो n से बड़ा होगा किंतु n+1 से छोटा होगा, इसका मतलब वो पॉइंट होगा n दशमलव कुछ 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 कुछ, n.2 n.3 जो मानो वो सही, ठीक है, कुछ भी बोलो, है ना भाई, इतने इनके बीच है। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो उसमें दशमलव वाला हिस्सा हटा के हम लोग केवल n लिखते हैं, तो यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह में क्या लगाऊंगा, n लगाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक बार बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पर्टिकुलर इस फंक्शन को अच्छे से समझाते हुए एक वीडियो बनाया गया है, आप उस वीडियो को देखिए, प्रॉपरली ग्राफ के द्वारा समझाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से फुल डिटेल के साथ इस फंक्शन को, प्रॉपर इस फंक्शन के लिए अलग वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहां से जा करके उस फंक्शन को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम तीनों केसेस को देख लिए हैं, अब बिंदु x बराबर n पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन से बिंदु पर, x इक्वल n पर, तो x इक्वल n पर लेफ्ट हैंड लिमिट को f(n-0) बोलेंगे, a पर निकालते तो a-0 लिखते हैं, 0 पर निकालते तो 0 अभी n पर निकाल रहे हैं तो n-0 लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(n-h), ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, आपको पता होगा। अब n-h इसका मतलब क्या है, n-h मतलब n से बड़ा कि छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है सर कि n में कुछ माइनस हो रहा है, सर n में कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, n-h मतलब n में कुछ माइनस हो रहा है, मतलब अब ये राशि n से छोटी हो चुकी है, अब ये राशि हो चुकी है n से छोटी, क्योंकि n-h है ना, तो ये n से क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, कौन सा वाला मान रखोगे बताओ, n से छोटा, तो जब x, ध्यान से सुनो, ठीक है, जब x n से छोटा होता है, n से छोटा होता है, देखो तीन केसेस हमने बनाए हैं, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस, इन केसेस में से मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, तो मेरी नजर पहले यहाँ होनी चाहिए, ये क्या दिया है n-h, मतलब ये क्या है n से छोटा है, तो मैं उस केस को पकड़ूंगा जहां पे x मुझे n से छोटा दिखेगा, जहां पे x n से छोटा दिखेगा उस समय फलन का मान होता है x माइनस n-1, तो यहाँ x है तो x लिखते हैं, अब यहाँ x की जगह क्या है n-h है, देखो f x और x की जगह n-h है, तो उसकी डेफिनेशन में भी x के स्थान पर n-h आपको लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर लिखेंगे n-h n-1, और ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 n-h माइनस n प्लस 1, n कटेगा, h की जगह 0 रखोगे तो आपका मान आएगा 1, ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आया, 1 आया। कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर पूछिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपन राइट हैंड लिमिट के बारे में क्या इसका हिसाब किताब है। चलो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, f(n+0), लिमिट h टेंड्स टू 0 f(n+h), आपको कैमरे में दिखाई तो दे रहा है, देखता हूँ एक मिनट, यस ठीक से दिखाई दे रहा है ना, ओके। तो चलिए अब अपन राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब बताओ राइट हैंड लिमिट में f(n+h) है, तो n+h बोलने का मतलब क्या है बताओ, n से ज्यादा, तो हम उस केस को पकड़ेंगे जिसमें जो x है वो n से ज्यादा होगा, ठीक है, n+h है मतलब n से ज्यादा है, तो x मतलब x की जगह यहाँ पे n+h दिख रहा है और वो n से ज्यादा है, तो n से ज्यादा यहाँ पे तीसरा केस में अपने को दिख रहा है n से ज्यादा, देखो यहाँ पे x n से बड़ा है, तो फलन की वैल्यू मैं ये लूंगा, तो x है तो x दिखता है, अब यहाँ पे x की जगह n+h दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी परिभाषा में x के स्थान पर n+h रखूंगा, तो h n कट जाएगा और h की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अरे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकाले तो 0 आया, तो बात तो यही
संतत चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान चेक करना होता है। ठीक है, अब उस बिंदु पर फलन का मान चेक न करने क्या करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों ही लिमिट बराबर नहीं है। तो यहीं से डिक्लेयर हो गया, यहीं तक पहुंचने पर ये डिक्लेयर हो जाता है कि वो फलन संतत नहीं है, क्योंकि दोनों लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है ना। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, मतलब लिमिट का अस्तित्व नहीं है। आप देखो ना। अच्छा चलो उस बिंदु पर फलन का मान देखते हैं एफ एन। तो x इक्वल एन पर फलन का मान 0 आता है, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एफ एन माइनस 0 और एफ एन तो बराबर नहीं है, लेकिन एफ एन और एफ एन प्लस 1 बराबर है। देखो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 आया, राइट हैंड लिमिट का मान 0 आया और एफ एन का मान भी 0 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, किंतु ये बराबर नहीं है। यानी कि फलन जो है वो दक्षिण सातत्यता रखता है, क्योंकि दक्षिण जो हस्त सीमा है यानी राइट हैंड लिमिट है, वो उस बिंदु पर जो फलन का मान है उसके बराबर है। लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो है वो एफ एन के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये दक्षिण हस्त सातत्यता है, लेकिन क्योंकि वाम तरफ से वो फलन संतत नहीं है, इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो ये फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो हमने किस पर चेक किया था? पूर्णांक मानों के लिए। अब n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है, हमारा रिजल्ट यहाँ पे ये निकलता है कि ये जो फलन है, ये दिया गया फलन है, वो x के सभी पूर्णांक मानों के लिए असंतत है। x के सभी पूर्णांक पर ये फलन असंतत है। अब आप ध्यान से सुनिए कि हम इसको ग्राफ बना करके भी कितने जबरदस्त खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बनाकर अब हम समझ रहे हैं। देखो, ये हो गया आपका x अक्ष और ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ कि सर 0 से 1 के बीच की यात्रा के समय फलन का मान किस तरह से वेरी होगा। तो उसके लिए मुझे n बराबर 1 लेना पड़ेगा। n बराबर 1 लो तो यहाँ पे देखो 1 रखो ना, 1 n का मान यहाँ 1 रखो तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ n का मान 1 रखोगे तो ये 1। उस हिसाब से फिर यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? ये पहले केस में देखो n का मान 1 रखोगे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x बस बचेगा, यानी एफ एक्स बराबर x। एफ एक्स बराबर x मतलब एफ एक्स को अपने मन में y बोलो तो y बराबर x हो जाएगा। तो y बराबर x क्या होता है? सरल रेखा होता है। ये सरल रेखा ऐसे y बराबर x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये टेढ़ा बन रहा है, सीधा लाइन बनेगा, मतलब ये ऐसा कहां तक पहुंचेगा? 1 तक नहीं पहुंचेगा, 1 तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, बोलोगे सर 1 तक क्यों नहीं पहुंचेगा? 1 पे क्या अनर्थ हो जाएगा? आप देखो, अपन क्या लिए थे? n बराबर 1 लिए थे ना। ये वाला भैया, ये वाला केस तब यूज करेंगे जब x 1 से छोटा हो। देखो 1 से छोटा किंतु 0 से बड़ा हो। 1 से छोटे तक के लिए आपको इस ग्राफ को बढ़ाना है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट 1 की बात करेंगे तो x इक्वल एन और n की जगह 1 ले रहा हूं, तो यहाँ पे उस फलन का मान देखो, यहाँ पे 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट फंक्शन अर्थात 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही फलन इस 1 के सीधे में पहुंचेगा तो ये फलन उधर कोई, देखो आप, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये फलन को बढ़ाते बढ़ाते ना 1 के सीधे तक मत ले जाना। x इक्वल 1 पर फलन की वैल्यू वहां नहीं मिलेगी। x इक्वल 1 पर तो फलन की वैल्यू 0 मिल रही है, फलन की वैल्यू 0 मिल रही है, तो यहाँ मिल रही है, वहां टूट के फलन नीचे गिर जाएगा, यानी कि फलन की वैल्यू 0 मिल रही है। x इक्वल 1 के लिए वहां कोई वैल्यू नहीं मिलेगी सर, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए x इक्वल 1 पर वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, वो वैल्यू यहाँ मिली है, क्योंकि फलन का मान 0 हो रहा है ना। 0 मतलब x अक्ष में वो बिंदु मिलेगा, क्योंकि वास्तव में f x मतलब y, और y 0 कहाँ होता है? x अक्ष में होता है, ठीक है। अब चलो n की वैल्यू 2 लेते हैं, 2। अब n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 माइनस 1 अर्थात अभी हो जाएगा 1, और n की जगह अपन चूंकि 2 लिए हैं तो हो जाएगा 2। ऐसी स्थिति में हमारा ग्राफ जो है, देखो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो सॉरी n की जगह 2 ले रहे हैं तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 है ना भाई। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। फिर से ये सरल रेखा हो गया, अब ये 1 से उठेगा ये सरल रेखा, ये ऐसे इसके समांतर होगा ना सर, ठीक है, समांतर दिख रहे हैं ना।
थोड़ा बहुत त्रुटि ऐसे हो जा रहा है, लेकिन इसके समांतर होगा। आप ये बोलोगे कहाँ तक बढ़ेगा, तो बढ़ते जाएगा, लेकिन 2 तक, 2 के सीध तक मत बढ़ाना। क्यों बताऊं? क्योंकि n इक्वल अभी आप 2 लिए हो, जब आप n इक्वल 2 लोगे, एग्जैक्ट 2, ये वाला केस तो x जब 2 से छोटा होता है तब तक के लिए लागू होगा, लेकिन जब x 2 के बराबर हो जाता है उस समय ये फिर 2 - 2 फिर 0 हो जाएगा, यानी कि 2 में पहुंचने के बाद ये वहां कोई बिंदु नहीं देगा, 2 में पहुंचने के बाद वो फलन सीधा 0 दे देगा। ठीक है, ये ऐसे 2 के सीध में पहुंचेगा, 2 के सीध में पहुंचेगा तो वहां कोई बिंदु नहीं मिलेगा, ये ग्राफ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, 2 तक नहीं पहुंचना है, 2 के पहले तक, क्योंकि 2 पे पहुंचने पर फलन की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। फिर वैसे ही आगे बढ़ेगा, जब x के यहाँ पे n की जगह 3 लोगे, फिर ये ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर 3 तक पहुंचना चाहेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद सीधे जैसे ही 3 के सीधे में पहुंचेगा वहां फलन का ग्राफ टूट जाएगा, क्योंकि वो 3 पर उठने को फलन का मान फिर से 0 मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिए। ये इस तरीके से फलन का ग्राफ बनते जाएगा। अब आप बोलोगे सर आप इसको देखे और इसको क्यों नहीं देखे, तो यहाँ से भी आप देखोगे ना तो आपको वही चीज मिलेगा, वही चीज आपको मिलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ n इक्वल अभी कितना लिया हूँ, 2 लिया हूँ, चलो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 2 और ये 2+1, 2 और 3 के बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, अभी तो मैंने 2 लिया, तो y इक्वल एक्स माइनस वन, वाई इक्वल एक्स माइनस वन, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, y इक्वल एक्स माइनस वन, ये वाली लाइन हो गई। फिर यहाँ से भी वही चीज आप यहाँ से भी देख सकते हो। अब x जो है इसके बीच है, 2 और 3 के बीच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू हो जाएगा, ये x माइनस टू। जो यहाँ पे n इक्वल अपने को 3 लेने पे मिल रहा है, वही यहाँ पे n इक्वल 2 लेने पे मिल रहा है। लाइन वही मिल रही है अपने को, लाइन वही मिल रही है, बस ग्राफ यहाँ से भी बन पा रहा है, यहाँ से बन पा रहा है। y इक्वल एक्स माइनस टू लोगे तो वो 2 से उठेगा। अब यही n इक्वल 2 रखने पर ग्राफ यही वाला ग्राफ है, और वही n इक्वल 3 रखने पर जो ग्राफ है वो भी यही वाला ग्राफ है, क्योंकि n इक्वल 3 लोगे तो यहाँ पे अगर आप 3 - 1 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 और 3 यहाँ मिलेंगे, वही 2 और 3 यहाँ मिल रहे हैं, वही y इक्वल एक्स माइनस टू यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ग्राफ वही बनेगा। लेकिन जैसे ही वो फिर 3 पे पहुंचेगा तो ग्राफ टूट जाएगा, वापस आपको बिंदु यही मिलेगा। तो इस टाइप से फलन का ग्राफ बनते जाएगा और ये आगे बढ़ते जाएगा। देखो फलन जहां 1 पे पहुंचा फलन टूट गया, 2 पे पहुंचा फलन टूट गया, क्योंकि 2 पे मान यहाँ पे मिल रहा है। फिर फलन बेचारा बढ़ते जा रहा था, फिर जैसे 3 पे पहुंचने वाला था टूट गया। इसलिए हर पूर्णांक मान पर ये फलन टूटते जा रहा है, और इसलिए हर पूर्णांक मानों पर फलन क्या है, ये असंतत है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सच में बहुत अच्छे से समझ में आया तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इसमें मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। चाहे आप 11th 12th PSC के हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियोस को सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर जाकर के आप एक बार प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपकी आवश्यकता के अनुरूप अनेक वीडियोस उपलब्ध हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स को समझाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।